नेताओं के साथ ये चीज़ें जुड़ जाती है कि उसने अपने गांव तक नहीं विकास किया। सबसे पहले गांव से ही उठा लीजिए, जिसाला गांव में आप जाएं सब सुविधाएं हैं। मैं तो आश्वस्त हूँ, यदि हसन परिवार का टिकट कटेगा तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जीत दर्ज करेगी। अगर बात पूरी लोकसभा की करें तो यहाँ प्रदीप चौधरी एक बहुत ही शालीन और बहुत ही नरम मिजाज के सांसद गिने जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से जो है उस परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जैसे आजम खान के पक्ष में लोगों की एक सहानुभूति भी है। तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा और जाहिर सी बात है कि चौधरी इंद्रसेन बहुत भारी पड़ेंगे फिर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय कैराना लोकसभा बड़ी चर्चाओं में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये बड़ी ही हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से वर्तमान समय में सांसद प्रदीप चौधरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके सामने मनीष चौहान तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मनीष चौहान कह रहे हैं कि इस बार टिकट उन्हें मिलना चाहिए। उधर गठबंधन से अमीर आलम हैं, इकरा हसन हैं और चौधरी इंद्रसेन हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि गठबंधन से जो दावेदार हैं उनकी दावेदारी में कितना दम है और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं उनकी दावेदारी में कितना दम है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुस्तकीम भाई मौजूद हैं और इधर इसराइल चौधरी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका विपिन भाई। मुस्तकीम भाई, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कैराना लोकसभा से गठबंधन से एक तरफ अमीर आलम, इकरा हसन और चौधरी इंद्रसेन हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन दमदार तरीके से चुनाव लड़ सकता है? सबसे मजबूत प्रत्याशी की अगर मैं बात करूं, मैं समझता हूं इकरा हसन से मजबूत प्रत्याशी गठबंधन के पास नहीं है। वही सबसे मजबूत दावेदार हैं और लगातार वो जनसंपर्क में भी हैं। जब से जो है उनके भाई जेल गए थे तभी से उन्होंने कमान संभाले हुए हैं और आज के टाइम में मैं समझता हूँ सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में अगर कोई गठबंधन के पास है तो वो इकरा हसन है, इकरा मुनव्वर हसन। मुस्तकीम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अमीर आलम और चौधरी इंद्रसेन क्यों नहीं? देखिए, अमीर आलम की अगर बात की जाए, अमीर आलम को मैंने ख़ुद भी कभी नहीं देखा फील्ड में, मैं अपनी बात करता हूँ। हालांकि हम लोग भी जो है जुड़े रहते हैं लोगों से, इधर उधर भी जाना होता है, तो जो लोग बिल्कुल हो सकता है वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन सहारनपुर की 2 सीटें हैं, नकुड़ और गंगो पे मैंने कभी अमीर आलम को नहीं देखा। अमीर आलम ना जनता से जुड़े हुए हैं, ना इस तरह की कोई उनकी तैयारी है। तो मैं समझता हूँ कि इकरा मुनव्वर हसन जो है सबसे मजबूत दावेदार है। चौधरी इंद्रसेन क्यों नहीं? असल में चौधरी साहब जो है अभी चुनाव लड़े थे, बहुत मजबूत चुनाव लड़े, लेकिन अंततः हार हुई और उसके पीछे का जो एक मजबूत कारण था खुद उसके समाज का वोट ना देना था। तो क्या लोकसभा में जो है इस तरह की स्थिति है कि वो जो है उसके पक्ष में लामबंद हो पाएगा समाज? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है। अगर जो है अभी विधानसभा के चुनाव में उनके पक्ष में उनका समाज आया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। इंद्रसेन जो है विधायक चुन करके जो है विधानसभा में जाने का काम करते। तो मुझे लगता है कि सबसे मजबूत अगर दावेदार कोई नज़र आता है, वो फील्ड में भी हैं, लगातार संपर्क भी कर रहे हैं और काफ़ी चर्चित भी हैं, इकरा हसन, तो मुझे लगता है कि वही सबसे मजबूत दावेदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ कोई चुनौती पेश कर सकता है तो वो इकरा मुनव्वर हसन कर सकती है। इकरा हसन को आप इतना मजबूत मानकर क्यों चल रहे हैं? मतलब उसके पीछे कारण क्या है? पढ़ी लिखी हैं, ज़मीन से जुड़े मुद्दों को समझती हैं और अभी हम लोगों ने देखा था कैराना पलायन का मुद्दा आया, उस हवा में भी खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कैराना आए थे, लेकिन उसके बाद भी हसन परिवार ने जीत दर्ज की और ख़ुद को जो है साबित किया। लगातार जब उनके पक्ष में एक सिंपैथी है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से जो है उस परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जैसे आजम खान के पक्ष में लोगों की एक सहानुभूति भी है। और मैं समझता हूँ इकरा मुनव्वर हसन ने जो है भाई नाहिद के जाने के बाद जेल में जैसे गए, उसके पीछे जो है कभी भी कोई कमी नहीं खलने दी, लोगों के साथ लगातार जनसंपर्क में रही और लोगों के सुख दुख में, दर्द में
वो हमेशा जाने का काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे मजबूत दावेदार हैं गठबंधन से। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तो इकरा हसन की माताजी तबस्सुम हसन चुनाव हार गई थी। बिल्कुल चुनाव हार गई थी, लेकिन परिस्थितियाँ उस वक्त कुछ और थी, आज कुछ और हैं। अगर गठबंधन बनता है, लोकदल, सपा, कांग्रेस का गठबंधन बनता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत प्रत्याशी होंगी। हार जीत तो अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ इन तमाम प्रत्याशियों में जितने भी गठबंधन से दावेदार हैं, उन सब में सबसे मजबूत अगर स्थिति में कोई है तो वो इकरा मुनव्वर हसन है। मैं आपसे बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहा हूँ, और मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप फील्ड में रहते हैं, लोगों से आपकी मुलाकात भी होती रहती है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले जो कुछ चुनाव हुए हैं, चाहे वह लोकसभा चुनाव हुए हों या फिर विधानसभा चुनाव हुए हों, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हुआ, तो अब की बार आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है, क्या लोगों के दिमाग में है? देखिए, इस बार जो है चुनाव ध्रुवीकरण शायद नहीं हो पाएगा, और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमने नूह दंगों में देखा। नूह दंगों में बड़ा प्रयास था, बहुत सारे इस तरह की भाषण भी आए कई सारी, लेकिन उसके बाद भी जो है किसान का मेरा कौम ने उसकी मुखालफत की। और जब हम देखते हैं नूह दंगे की बैकग्राउंड को, जिस तरह से नंगा नाच किया गया था, उसके बाद लगता था कि एक बड़ा दंगा भड़क सकता है। उसके बाद किसान का मेरा कौम सड़कों पे उतरी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारों के साथ जिस तरह से यात्रा निकली और देश में वो धड़ाम होगी, वो जो था, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ध्रुवीकरण और काट की हंडी जो है बार बार निचड़ती। पिछले 2 चुनाव इसी पे लड़े गए हैं। अब उपलब्धियों की बात है, अब सवाल है कि किसानों की आय क्या दोगुनी हुई या नहीं हुई। 22 में जो दावा था उस तरह पे अब सवाल करता है। नौजवान रोजगार की बात करता है, रोजगार मिला कि नहीं मिला, रोजगार की क्या स्थिति है, मुल्क के सामने है। एजुकेशन का जो बजट था कितना % बढ़ा, इस पे सवाल है। तो तमाम जो जनहित से जुड़े, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चुनाव उन पे होने जा रहा है। ये ध्रुवीकरण बार बार नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता इस बार ध्रुवीकरण हो पाएगा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है कि प्रयास किए जाएंगे, जो राजनीतिक दल हैं वो अक्सर करते भी रहते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि चुनाव जो है बेसिक मुद्दों पे होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राजनीति के जानकार हैं, जब भी कैराना लोकसभा को लेकर हमारी उनसे बात होती है और हम इकरा मुनव्वर हसन के बारे में उनसे जिक्र करते हैं, तो उनका कहना ये है कि ये चुनाव अगर इकरा हसन का टिकट यहाँ से हो जाता है तो तुरंत हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो जाएगा, और जो भाजपा प्रत्याशी होगा उसे इसका बिल्कुल सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। देखिए, मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ। अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, आप देखिए जिला सहारनपुर और शामली में कितने टिकट मुस्लिम पे थे। लगातार एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि जब भी जो है मुस्लिम प्रत्याशी आएगा शायद ध्रुवीकरण हो जाएगा। लेकिन उमर अली खान पहले प्रत्याशी थे, जीत दर्ज की। उसके बाद हम आएंगे सहारनपुर देहात से, प्रत्याशी थे आपके मलिक, ये आशू मलिक साहब, आशू मलिक ने जीत दर्ज की। उसके बाद आप आएंगे गंगों पे कौन थे, इंदर सेन थे, हार हुई, गठबंधन के हिस्से में हार आई। उसके बाद आप जाएंगे देवबंद पे, देवबंद कौन थे, कार्तिकेय राणा थे, हार हुई। उसके बाद आप शामली में जाएंगे, थाना भवन सीट पे अशरफ अली खान ने जीत दर्ज की। उसके बाद आप कैराना जाएंगे, कैराना से नाहिद हसन ने जीत दर्ज की। शामली से जो है गठबंधन प्रत्याशी परसन चौधरी ने जीत दर्ज की। तो वो कौन सा गणित है, वो कौन सा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जो है मुस्लिम प्रत्याशी आने से ध्रुवीकरण होगा, मेरी समझ नहीं आया। अभी की तो बात कर रहा हूँ, जितने भी मुस्लिम प्रत्याशी थे सारों ने जीत दर्ज कर ली। अगर ध्रुवीकरण होना था तो फिर कैसे हुई जीत दर्ज? मुस्लिम कहीं पे भी जो है 50+ नहीं है, सारी जगह 40% ही है। अगर ध्रुवीकरण होना था तो ये कतई जो है तर्कहीन बात है। ये तो कोई तर्क हो ही नहीं सकता कि जो है इकरा मुनव्वर हसन के आ जाने से जो है ध्रुवीकरण हो जाएगा। ये तो कोई तर्क है ही नहीं। और अभी जो है विधानसभा के चुनाव को आप उठा लीजिए, जो मैंने बताया सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये तो तर्कहीन बात है, और मैं समझता हूँ इकरा मुनव्वर हसन सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं गठबंधन से। दावेदार जो हैं वही सबसे मजबूत दावेदार है। दरअसल 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी प्रदीप चौधरी चुनाव जीतने में इसी वजह से कामयाब हुए थे। मैं आपको बता दूं, शायद हालांकि कड़वी बात है लेकिन कर देता हूं। ये जो है ना, कई बार जब आदमी उत्साहवंश, बाबू हुकुम सिंह परिवार का टिकट कटा था
चौधरी प्रदीप जी को टिकट हुआ था। और टिकट होने के बाद हसन परिवार को लगा था कि शायद जीत जो है घर बैठ के मिल जाएगी। उन्होंने जो है जनता से संपर्क नहीं कर पाए और इतने उत्सुक थे अपनी जीत को लेकर, इतने आश्वस्त थे कि जो कार्यकर्ता थे ना, जो आम वर्कर था, उनसे भी जो है ये नहीं कहा गया कि वोट के लिए आप काम करें। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुस्लिम परसेंटेज डाउन हुआ, जो किसान का मेरा दूसरे लोग थे तो परसेंटेज डाउन हुई, और परसेंटेज डाउन होने की वजह से वो हार हुई थी। निश्चित रूप से जीत होती नहीं, तो जो मैं समझता हूँ, मेरा नज़रिया ये है, तो मैं समझता हूँ कि वो हार भी जो है हसन परिवार की वजह, खुद की गलती की वजह से हुई थी। तो वो सबसे मजबूत दावेदार हैं आज की डेट में। चलिए, तो आप देख सकते हैं जो मुस्तकीम भाई हैं, इनका कहना ये है कि कैराना लोकसभा से गठबंधन के जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो चौधरी इकराम मुनव्वर हसन हैं, और वो यहाँ बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़कर यहाँ से सीट निकाल सकती हैं। अब हम इसराइल चौधरी से बात कर लेते हैं। इसराइल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ से वर्तमान में भाजपा से प्रदीप चौधरी सांसद हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान उनके सामने बड़ी तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रदीप चौधरी टिकट बचाने में कामयाब होंगे या मनीष चौहान पर भाजपा दांव खेल सकती है? देखिए विपिन भाई, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें चौहान के वालिद साहब की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पुराने नेता हैं और बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र को बनाया, संवारा, सजाया, अपने गांव को भी यहाँ तक। दूसरा, क्योंकि बहुत सारी नेताओं के साथ ये चीज़ें जुड़ जाती है कि उसने अपने गांव तक नहीं विकास किया। सबसे पहले गांव से उठा लीजिए, जिसाला गांव में आप जाएं, सब सुविधाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने क्षेत्र में मुस्लिमों में भी बहुत अच्छी पकड़ बना रखी। इसके लिए उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता उस क्षेत्र की। अगर बात करें, अगर बात पूरी लोकसभा की करें, तो यहाँ प्रदीप चौधरी एक बहुत ही शालीन और बहुत ही नरम मिजाज के सांसद गिने जाते हैं। हालांकि हम लोगों से सुनते हैं, अभी क्षेत्र में रहते हैं, कि जी भारतीय जनता पार्टी में से सांसद कमाल हो गए। तो इनके साथ दूसरा, इनका बैकग्राउंड, इनके वालिद साहब हमारे क्षेत्र में, गंगो क्षेत्र की अगर बात करें, तो एक मशहूर राजनेता हुए। और वो अलग बात है कि उन्होंने चाहे काजी रशीद मसूद साहब के पास या फिर हमारे जो बड़े चौधरी यशपाल साहब, उनके साथ राजनीति सीखी हो, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने भी यहाँ एक अच्छा खासा विकास किया और वो भी यहाँ विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये तो बात दोनों घरानों की हुई। अब बात टिकट को लेकर करते हैं। इस पूरी लोकसभा में सांसद प्रदीप चौधरी साहब जो है लगातार यहाँ से लेकर पूरी लोकसभा में हम अक्सर उनको देखते रहते हैं। हालांकि बीच बीच में उनके ऊपर कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप भी कि जी आते नहीं, जाते नहीं। ये बहुत बड़ी लोकसभा है, लेकिन यहाँ पैंच अब जो फंस गया वो चौहान साहब के आने से फंस गया। अब मनीष चौहान साहब पूर्व जिला पंचायत भी रहे, उन्होंने भी, उनका भी नाम है, वो भी घराना। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पशोपेश में यहाँ एक आपसी उसमें उलझन में है कि भाई किसका हो। हालांकि दोनों घरानों को अच्छा मानते हैं, कोई भी उनका ना ही उनका विरोध है। अगर विरोध की कोई बात होती तो अब तक दो पक्षों में बढ़ जाता ग्रुप, लेकिन ऐसा नहीं है अभी तक। आप देख रहे होंगे, आप जिससे बात करो वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनकी पकड़ पूरी लोकसभा में नहीं है। ये वर्तमान सांसद हैं, इन्होंने पूरी लोकसभा से चुनाव पहले जीता है, वोट हासिल किया है। तो मेरा मानना तो यह है कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कि वो सांसद प्रदीप चौधरी भारी पड़ेंगे इस पूरे उसमें लोकसभा। मतलब अगर टिकट प्रदीप चौधरी को हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं या नहीं? देखिए, वो तो बाद की बात है, ये कैसे फाइनल होगा। उसके सामने तो गठबंधन भी तो पता चलेगा ना कि गठबंधन। अब देखिए, गठबंधन में मुस्तकीम भाई बता रहे थे कि चौधरी कृष्ण बहुत मजबूत दावेदार है, बिल्कुल कहीं ना कहीं। लेकिन उनके सामने भी एक चुनौती पेश कर दी, चौधरी इंद्र सेन आगे। अब चौधरी इंद्र सेन जहां अपनी दावेदारी लगातार, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में है। अभी कई दिन पहले आए अखिलेश यादव, उनसे भी उनकी गुफ्तगू हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही। तो इसमें भी पूरी तरह से चौधरी परिवार भी आश्वस्त है। तो जब टिकट फाइनल होगा, चौधरी परिवार से हो या इकरा से हो और इधर से प्रदीप, तब क्लियर हो पाएगा कि यहाँ हार और जीत किधर जा रही है, तब सामने आएगा। आप भी पत्रकार हैं, आप भी किसी चीज़ को पहले कैसे फाइनल कर देंगे कि वहाँ हार और जीत किसकी होगी?
इसराइल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, मनीष चौहान के पिताजी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनके सीधे संपर्क हैं। तो आपको नहीं लगता कि टिकट के लिए वो मतलब एक तरह से बड़ा काम करेगा, मतलब ये प्रभाव रहेगा? देखिए, अगर उनकी राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो वो समाजवादी में बहुत दिन रहे। समाजवादी ने उनको बहुत कुछ दिया। सांसद प्रदीप चौधरी भी पहले कांग्रेस में रहे। तो यहाँ केंद्र के ऊपर डिपेंड करेगा, केंद्र का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व जो है, वो किसको यहाँ प्रत्याशी बनाएगा। इनकी भी एक पूरा एक वो होता है, कमेटी होती है, वो फाइनल करती है, फिर संगठन के लोग भेजते हैं कौन यहाँ फ़ायदे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा। तो इसका भी एक पूरा एक प्रांतीय मंडल के वो होते हैं इनके, वो पूरी रिपोर्ट लगाते हैं, तब फाइनल होता है। तो कहीं ना कहीं तभी तो कह रहा हूँ मैं कि वो भी प्रभावित कर रहे हैं इस पूरे टिकट के प्रकरण को, वीरेंद्र चौधरी जी भी, क्योंकि बड़े नेता हैं वो भी। लेकिन मेरा मानना सीधा से यही है कि सांसद इसमें भारी पड़ेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। वो ठीक है, वो दावेदारी, सबको अधिकार है, हर पार्टी में हर आदमी को अधिकार होता है अपना पेश करने का। और मैं पहले ही कह चुका कि उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है और विकास पुरुष के नाम से रहे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सांसद प्रदीप चौधरी जी यहाँ कितने कामयाब होते हैं। और इसमें उनके अभी होर्डिंग्स वगैरह भी लग गए, बैनर्स वगैरह पूरी लोकसभा में पूरी तैयारी के साथ है वो भी अपने, क्योंकि वो भी कोई कम नहीं है। और इधर सांसद प्रदीप चौधरी भी अपनी एक शालीन जो इनका तरीका काम करने का, इनका एक मिजाज, इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी का तो मैं मानता नहीं, लेकिन आम लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा। हम जितनी बार मिले ये महसूस नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अलग लोगों से मिलते हैं, वो भी हमें इतना प्यार देते हैं, लेकिन इनके मुकाबले शायद है कोई लीडर मेरी समझ में तो बाहर है, मेरी समझ से तो। मतलब प्रदीप चौधरी के लिए ये प्लस पॉइंट है। हाँ, प्लस पॉइंट है उनका नरम मिजाजी का। हालांकि विकास कितना किया कितना नहीं किया वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता, वो एक अलग मैटर है। जब उस पर कभी बात होगी तो उस पर बात कर लेंगे, लेकिन उनके मिजाज को लेकर हो सकता है इसी का फ़ायदा इनको मिल जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी से तो प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में आ जाएं और उधर गठबंधन से चौधरी इंद्रसेन चुनाव मैदान में आ जाएं, तो फिर क्या? देखिए, अब यहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ आती है और इकरा हसन का टिकट नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिम चेहरा है इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ ये डिपेंड करेगा कि हसन परिवार का क्या रुख रहेगा। अगर हसन परिवार न्यूट्रल हो गया पूरी तरह से गठबंधन के साथ समर्पित तरीके से, और वो पूरी तरह गठबंधन के साथ आ गया, तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और जाहिर सी बात है कि चौधरी इंद्रसेन बहुत भारी पड़ेंगे फिर, अगर वहाँ से कोई इस तरीके का सुर नहीं उठा बगावत का। और अगर वहाँ गठबंधन में बसपा नहीं आई, और इकरा हसन के कुछ लोगों का कहना है कि इकरा हसन शायद अगर वो उसका टिकट ना हो तो शायद वो बहुजन समाज पार्टी से आ जाए, तो जाहिर सी बात है वोट में फ़र्क तो पड़ेगा ही। फिर यहाँ डगर थोड़ा मुश्किल होगी, फिर प्रदीप चौधरी थोड़ा सा अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन इंद्रसेन भी कोई कम कैंडिडेट नहीं है, मजबूत दावेदार है, पुराना राजनीतिक घराना है। और उनके जो हमारे जो बाबा जी हैं वो बहुत पुराने राजनीतिक रहे, उन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए, तो वो परिवार भी जाना पहचाना है। लेकिन डिपेंड फिर उनके ऊपर करेगा, अगर वो परिवार समर्पित होता है पार्टी के प्रति, गठबंधन के प्रति, तो पहले तो यही क्लियर हो कि भाई टिकट किसका हो। जब टिकट होगा तब पता चलेगा। फिर अगर प्रदीप चौधरी भाजपा से हों और उधर गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में आ जाए, तो फिर स्थिति क्या? फिर डिपेंड करेगा चौधरी परिवार के ऊपर कि चौधरी परिवार का रुख क्या रहेगा। चौधरी परिवार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ दिलो जान से है, जब से आए थे बीच में बहुत सारी चर्चा आई, और हमने कई बार सवाल हमने भी किया, हमें भी इंटरव्यू वगैरह लिए उनके कि भाई ये सब अफवाहें, जिस तरीके की चर्चा उनके खिलाफ चलाई गई, तो जिस तरह वो समाजवादी पार्टी के प्रति हैं, समर्पित हैं, तो अगर वो भी इसी तरह, ठीक उसको उलट कर दीजिए, अगर वो भी पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं जिस तरह का वो आज तक चले आ रहे, तो जाहिर सी बात है फिर इकरा हसन भारी पड़ेगी। और वो यहाँ जो उनकी लोकल विधानसभा जिसको चुनाव लड़ते हैं उसमें पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया गया, तो उम्मीद है कि वो जो है इकरा हसन चुनाव जीतेगी। पार्टी का जो आदेश होगा, अगर पार्टी ने उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि गंगो विधानसभा में आपको ये करना है, और उनकी जिम्मेदारी फिर पूरी लोकसभा बनती है, क्योंकि खासकर समाज का भी और अदर जहाँ जहाँ उनकी पकड़ है उसका भी वोट दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो जाहिर सी बात है, तो वो भी फिर
मजबूत चुनाव होगा? मुस्तकीम जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी मनीष चौहान पर दांव लगा देती है और उधर गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में आ जाती हैं, तो फिर स्थिति क्या होगी? अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्थिति जो है सांसद प्रदीप चौधरी का टिकट कटने के बाद वो गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह की पोजीशन हुई तो गठबंधन प्रत्याशी जो है जीत दर्ज करेगा। अगर मनीष चौहान के सामने टिकट चौधरी इंद्रसेन या फिर अमीर आलम का हो जाए तो? अगर ये पोजीशन है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतने का काम करेगी, और मैं तो आश्वस्त हूँ यदि हसन परिवार का टिकट कटेगा तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जीत दर्ज करेगी यहाँ पे। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान साथी वरिष्ठ पत्रकार इसराइल चौधरी और समाज सेवी मुस्तकीम चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने कैराना लोकसभा पर अपनी बेबाक तरीके से राय दी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।